हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी की तौलिए नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो एक एकांकी है और उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म सन 1910 में, मृत्यु सन 1996 में। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुई, यानी मुंशी प्रेमचंद ने अश्क जी को लिखने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में उनकी रचना धर्मिता का विकास हुआ, यानी जब उन्होंने रचना लेखन शुरू किया उस समय राष्ट्रीय आंदोलन है वो चल रहे थे। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना एवं अनुवाद इन सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई, यानी इन सभी विधाओं में उन्होंने लिखा। नाटक एवं एकांकी विधा को नए आयाम देने वाले अश्क जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता एवं आडंबरों पर निर्ममता पूर्वक प्रहार करके, यानी कि हमारे समाज की जो रूढ़िवादिता, जड़ता और आडंबर हैं, इन पर इन्होंने बिना किसी मोह माया के और प्रहार किया है और मानसिक भावों व अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया है। उपेंद्र नाथ अश्क की प्रमुख रचनाएं हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल उपन्यास हैं। 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा ये कहानी संग्रह हैं। लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर की झलक, भंवर ये नाटक हैं। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे ये एकांकी संग्रह हैं। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया ये काव्य हैं। मंटू मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ ये संस्मरण हैं। अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय की आलोचना है। प्रस्तुत एकांकी तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। सहजता व सरलता से जीवन जीने में जो खुशी एवं आनंद मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है, यानी जीवन का जो रहस्य है, जीवन का जो राज है वो बाहर की दिखावे में नहीं है बल्कि हमारे हृदय की दृढ़ता में है। इस तौलिए पात्र हैं इसके वसंत, चिंती, मधु, मंगला, सुरो। स्थान नई दिल्ली। पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न छोटा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। वसंत एक 250 मासिक पाता है, यानी 250 रुपये महीने के उन्हें वेतन मिलता है। पर नई दिल्ली के 250, यानी नई दिल्ली तो महानगर है और महानगर के 250 रुपये कुछ खास नहीं है। लेकिन वह फर्म का मैनेजर है, इसलिए टेलीफोन लगा है, इसलिए कमरा भी सजा है। बाईं दीवार के साथ एक मेज लगी है, उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा है। मेज के इधर एक दरवाजा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज के उस ओर कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है। उस पर सजावट की चीज़ें रखी हुई हैं, वैसी ही जैसी मध्यम वर्गीय घरों में होती हैं, लेकिन वे बिखरी नहीं हैं और करीने से लगी हुई हैं। 2 पीतल के गुलदान यानी गुलदस्ते दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़ों की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है, जिसके मेज पोश का डिज़ाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है, जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने पड़े। कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है। अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेंत के कोच का सेट है। इसके आगे एक तिपाई पड़ी है। सेट की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण है और तिपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। सामने दीवार की बाईं ओर कोच से जरा हटकर एक दरवाजा है जो स्नान गृह को जाता है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी है, जिससे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम लेते हैं। इसके ऊपर खूटियों पर तौलिए लटके हैं। मेज के दोनों ओर 1-2 कुर्सियां पड़ी हैं। बाईं दीवार में इधर को एक दरवाजा है जो बाहर जाता है। पर्दा उठते समय हम वसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। मधु
या आपने मदन का तौलिया उठा लिया? मैं कहती हूँ आप। वसंत मुंह पहुँचते पहुँचते रुककर, ओहो ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। हंसता है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत। मधु चिढ़कर, और हजामत के तौलिए कैसे हैं जी? जरा आंखें खोलकर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं, 20 यूं तो धारियाँ पड़ी हुई हैं उनमें, और मदन के कितने सादे। और वसंत, लेकिन रोएदार तो? मधु व्यंग से, दोनों हैं जी, आंखें बंद करके भी आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ। वसंत निरुत्तर होकर, वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो। यहाँ है, मुझे दिखाई ही नहीं दिया। कहाँ है? मुझे दिखाई ही नहीं दिया। मधु खूंटी पर टंगा तौलिया उठाकर, यह तो टंगा है सामने, फिर भी। वसंत, मैंने ऐनक उतार रखा है, और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। खिसियानी हंसी हंसता है। मधु जी, आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फुलाकर धम से कोच में धंस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है, फिर अचानक उसकी ओर देखकर, वसंत, तुमने फिर मुंह फुला लिया? नाराज हो गई हो? व्यंग से हंसकर, नहीं नाराज नहीं। तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता? मधु उसी तरह हंसकर, मैं कब कहती हूँ। वसंत सामान को वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती हैं, यानी मधु के जो भाव होते हैं वो सब उसके चेहरे पर दिखाई दे जाते हैं। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती हैं, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था। मैंने अपने सब पत्ते, मधु, मेज पर रख दिए थे, उसी तरह व्यंग से हंसकर। मैं कब इनकार करती हूँ। वसंत, तुम्हारी यह हंसी कितनी विषैली है। इसी तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। मधु चुप रहती है। वसंत, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। मधु हंसती है, इसमें क्या संदेह है। वसंत, और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं। मधु सिर्फ हंसती है। वसंत, पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिक वातावरण में नहीं पला, और मुझे नज़ाकतें नहीं आती। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम छहों भाई उसी काम में लाते थे। मधु, आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं। मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हों। वसंत, 10 और किस तरह होते हैं? नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुंह पोंछने का अलग, फिर तुम्हारे और मदन के। मधु पहलू बदल कर, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है? जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों ना 10-10 तौलिए रखें। कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए ना सही, खादी के अंगूछे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पहुंचा हो, उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पहुंच सकता है। वसंत, मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पहुंचते रहे। मधु, लेकिन बीमारी। वसंत, हम में से किसी को कभी कोई बीमारी नहीं हुई। मधु, पर चर्म रोग। वसंत, तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं तब। चूहा सैदान सिंह की बात जानती हो? मधु, चूहा सैदन शाह। वसंत, शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सैदन शाह गए। उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बैरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास न आया, क्योंकि जोहड़ का पानी मैला चीकट था। ऐसी कोई ही बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में न हो। और चूहा सैदन शाह के जाट, रिष्ट पुष्ट, लंबे तगड़े। मधु, तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? हंसती हैं। वसंत उठकर कमरे में घूमता हुआ, तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो। उसके सामने रुककर, तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा हैं। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया। पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं, और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है। बीमारी का मुकाबला नज़ाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिरोध कर सकें।
फिर घूमने लगता है। मधु, मैंने चूहा सैदन शाह की बात सुन ली। मैले तौलियों से शरीर में लाल कीटाणु फैले हैं या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन ही से मुझे सफाई पसंद है। मामा जी। वसंत, मेज के कोने का सहारा लेकर, तुमने फिर अपने मामा और मौसी की कथा छेड़ी। माना वे विलायत हो आए हैं, किंतु इसका यह मतलब तो नहीं कि वे जो कहते हैं वह वेद वाक्य है। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोई तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया।